गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। ये दो विधियां हैं। इन दोनों विधियों से हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम उदाहरण 13 ले रहे हैं, जिसमें ये संख्या है 6x² + 17x + 5। अब पहली विधि मध्य पद को विभक्त करके हम इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ दो संख्याएं P और Q ज्ञात करने के लिए कहा है। P और Q क्या है? P और Q वही दो संख्याएं हैं जिनकी जोड़ तो आए 17 और जिनको गुणा करवाने से आए 30। अब इसका सही मेथड ये होगा, जो आपने 8th में पढ़ा है वही तरीका है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये 6 और 5 को हमने गुणा करवाया तो 30 आया, ठीक है। यानी पहले पद का और दूसरे पद का, मतलब दूसरा नहीं तीसरे पद का जो गुणनफल है वो तो हो गया 30। बीच वाले का आपको क्या करना है, जैसे P + Q लिखा है तो इस P + Q में आप देखिए जोड़ 17 आ रही है। यहाँ जो 17 है उसी को दिखाया है, यानी 30 के आपको लेने हैं ऐसे टुकड़े जो गुणा करने से तो 30 आ जाए और जोड़ने से क्या आ जाए 17। अब यहाँ पर आपको यही चीजें बता रखी है कि जैसे मान लो 1 × 30 हो, ठीक है, वो भी 30 दे तो रहा है लेकिन 17 चाहिए अपने को, जोड़ने या घटाने से 17 आ जानी चाहिए। तो इसके लिए और आगे गुणनखंड दिए, जैसे मान लो 2 × 15 कर ले तो 30 होना ही है, 3 × 10 करें तो भी 30 होता है, 5 × 6 करें तो भी 30 होता है, 5 × 6 है ना। लेकिन अब आप ये बताओ कि जिसमें गुणनफल तो 30 आ रहा है लेकिन जोड़ किसमें 17 आ रही है, तो आप कहोगे कि ये 15 और 2 17 होते हैं। तो यानी ये वाला आपके मध्य पद को विभक्त करने के लिए उचित मान है। यानी 17 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 और 15, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए लिखा क्या है कि इन युग्मों में हमें 2 और 15 के युग्म से P + Q = 17 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 17 का जो विभक्तीकरण करने से 2 और 15 प्राप्त हुआ, जिसका हमने ये दो जोड़े बना लिए। अब ये दो जोड़ों में आप देखिए जो कॉमन है वो गुणनखंड का नियम, पहला नियम कि कॉमन लिया जाए, तो कॉमन इसमें 2 का पाड़ा कॉमन आ रहा है एक तो, और दूसरा आ रहा है x, ठीक है ना। तो एक तो 2 का पाड़ा कॉमन आ गया और दूसरा x कॉमन आ गया। अब देखो इसमें अंदर क्या रह गया, 2 की टेबल से ले तो 2 × 6 हो जाता है, यानी ये 3, ये x प्लस और ये 2x अगर बाहर निकाल लिया तो इसकी जगह बचेगा क्या, इसका गुणनखंड क्या है, 1 ही होगा ना। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसको वापस गुणा करेंगे तो आपको यही चीज मिलनी है, ठीक है। तो 15 और 5 का भी यही सिस्टम लगेगा, 5 का पाड़ा कॉमन लिया और अंदर रह जाएगा 5 × 15 यानी 3, और ये x और ये 5, ठीक है। तो 5 का 5 एकम 5 हो जाएगा, इसलिए 1 आएगा यहाँ पे। अब आप ये देखिए कि 3x + 1 और ये 3x + 1 और यहाँ बीच में लग रहा है ये प्लस। इस प्लस की वजह से ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो इन दोनों पदों में 3x + 1 और 3x + 1 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लिया गया है तो ये 2x और ये 5 क्या बच जाएंगे, तो इस 2x + 5 को हमने कोष्टक में लिख दिया। और इस तरीके से हमने ये पहली विधि हल करी। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कैसे करेंगे, अभी आपने पिछले वाले जो वीडियो से आपने गुणनखंड प्रमेय को पढ़ा था वो लगभग उसी तरीके से है। आप यहाँ देखिए 6 जो है, इस 6 को यहां से हटाया गया क्योंकि आपके x² + 17x + 5 ये आपको स्वतंत्र पद चाहिए था, जिसमें अधिकतम घात जिसकी भी हो उसका गुणांक हटाना है आपको सबसे। यहाँ 6 कॉमन लिया, अब 6 कॉमन नहीं आ रहा था इसमें। 6 आप देखो इसमें 3 पदों में 2 पदों में तो 6 है ही नहीं, या 6 के पहाड़े की संख्या नहीं है। लेकिन पहले पद में 6 निकाल लिया, ये 6 निकालने के बाद यहाँ से 6 गायब हो गया। अब आप कहोगे ये 6 कहाँ से आए नीचे, तो अगर आपको 6 ऊपर भी दिया होता और 6 नीचे भी दिया होता तो ये बराबरी वाला काम होता कि नहीं होता। मान लो 6, अब 6 का ऊपर और नीचे गुणा करवाना तो कोई गलत तो है नहीं, ऊपर और नीचे वापस 6 से 6 का भाग देकर काट भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन लेना चाहते हैं 6 जो तीनों पदों में से हो, तो हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि यहाँ पे भी ऊपर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो जो गुणा में है,
ठीक है ना, इन 17 के साथ में और 15 के साथ में गुणा में है। इसको 6 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, केवल ये नीचे वाले 6 बचे। नीचे वाले 6 बचे तो इनको इस प्रकार से लिखा कि ये 6 अलग, और इसको पूरा एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया, P ऑफ X। ठीक है, तो ये P ऑफ X नाम दिया है, ये लिखा हुआ है देखो, और ये 6 अलग वो का वही जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये अपने को मानना है। ठीक है, मानने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें आप इस 6 को बाहर लेने के बाद में ये जो 6 आपने बाहर ले रखा है ये कॉमन लिया था। ठीक है ना, अब आपको दो गुणनखंड, इसके जो घात दे रखी है, घात कितनी है, 2 है ना, तो 2 है, इसका मतलब गुणनखंड भी 2 आने वाले हैं। 2 गुणनखंड कैसे आएंगे, जैसे भी आपने पिछले वाले जो मध्यपद विभक्त करके ये गुणनखंड पढ़े थे, इनमें आप अच्छे से देख लो, पहला चर वाला पद आ रहा है, दूसरा अचर आ रहा है, पहला चर फिर दूसरा अचर। ठीक है, तो यहां पर भी आपको वही चीज देखनी है। यहां इस 6 के साथ में इस P ऑफ X को हमने गुणनखंड रूप दे दिया। अब ये खाली एक तरह नकली मान है, ये पहला X है, फिर दूसरा, यानी ये चर है और ये दूसरा अचर है, ये चर है, ये दूसरा अचर है। आप आगे अगर मान लो तीसरा गुणनखंड भी आएगा, तीसरा गुणनखंड तो आ नहीं सकता क्योंकि इसकी घात 2 है। अगर 3 होता 3 गुणनखंड लेता। अब आप खुद सोचोगे अगर तीसरा गुणनखंड आता तो यहाँ क्या लेता, मैं क्या लेता, X और माइनस यहाँ आ जाता C। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देखिए, इनको तो लिख लिया हमने इस तरीके से। अब बात करते हैं AB यानी इसी के जो अचर मान है A और B, इन दोनों को क्या करवाया, गुणा। ठीक है ना, अब गुणा आपके पास 5/6 आना चाहिए। अब ये 5/6 कहां से आया, आप ये देखिए, ये पिछला आपने इस P ऑफ X के अंदर जो कोष्टक में लिखा हुआ मान है, इसमें आप अचर मान किसको देख रहे हो, 5/6 को देख रहे हो ना। तो ये जो गुणनखंड आपने लिए हैं, इस गुणनखंड में A और B को किसके बराबर लिया है, 5/6। यानी अगर आपको A और B का मान चाहिए तो आपको इस अचर पद से ही मान निकालने होंगे, यानी 5/6 से। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि आइए हम इसी A और B के लिए संभावित मान देखते हैं। जब आप इस 5 और 6 का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/6 ही है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कैसे, तो आप अगर इस 1 × 5 करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा, लेकिन दो संख्याएं कौन सी होगी, पहली संख्या 1 होगी, दूसरी कौन सी होगी, 5। तो यहां पर आप देख रहे हो 1 और ये 5, यानी इनके द्वारा ऊपर वाले मान तो सेट हुआ है। अब नीचे वाले में आप देखिए 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, 6 के गुणनखंड होता है 1, 2 और 3। अब 1, 2, 3 है तो इसका मतलब हम कितने तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो देख लो। संख्या प्लस और माइनस में भी हो सकती है। तो यहाँ आप देखो 1 के साथ में, जैसे अभी मैंने 1, 2, 3 बताया, 1 के साथ में 2 ले लिया, 1 के साथ में 3 ले लिया। अब 5 के साथ में भी इसी तरीके से 3, 5 के साथ में 2, और अगर नीचे 1 लिया गया तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1, तो वो तो वही बात हो गई। तो ये चीजें क्या है, यही है गुणनखंड, इन्हीं में छुपा हुआ है आपका वास्तविक गुणनखंड जो A और B की जगह लेने वाला है, जिसका गुणनफल 5/6 आएगा, जिसके हमने गुणनखंड भी ज्ञात किए। नीचे चलते हैं अब कि ये जो गुणनखंड है इनकी जांच करनी है हमें। जांच कैसे करेंगे, तो अलग ले रखा है तो ये वाला सही है, P ऑफ X। ठीक है ना, तो P ऑफ X वाला कौन सा कोष्टक है, यही है ना, ये 6 अलग और ये P ऑफ X। अब इसके अंदर आपको X के मान रखने हैं। अब X के मान कहां से लोगे, ये है X के मान सारे। अब आप कहोगे इतने सारे मान कैसे, तो देखो ये विधि ही इसी प्रकार की है, आपको बस समझ में आना चाहिए, आपको जो इजी लगे वो मेथड यूज करें। ये मेरा काम समझाने का समझा रहा हूं। तो ये +1/2 और -1/2, इसका मतलब क्या है कि आपको प्लस का 1/2 रखना होगा इस x² की जगह, x की जगह, और फिर इसका हल निकालना है, जो कि यहाँ पर आपको हल देखने को मिल रहा है। ये देखो इस x की जगह P ऑफ X लिखा है ना, तो P ऑफ X के बराबर है कौन, यही पूरा कोष्टक है। ठीक है ना, अब P ऑफ X के अंदर हमने जैसे x की जगह क्या रख लिया, 1/2। ये वाले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से कोई भी चर हो उसका मान रखते हैं हम, शून्य प्राप्त करते हैं, राइट।
तो शून्य यहाँ मिलेगा तो ही हम एक गुणनखंड कहेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा उसमें आप अच्छे से समझ लेना, स्टार्ट में दे रखा है कि जब x यानी चर का मान देते हैं, वो चर का मान अगर उस बहुपद का मान 0 ला देता है तो वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। और उसी से हम क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब देखो इसमें जैसे यहाँ पर 1/2 से ये 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब न तो ये शून्य है, शून्य होगा तो गुणनखंड आएगा। अब जैसे ये -1/3 अगर आप इसको हल करते टाइम अगर रखोगे इसमें मान, सॉरी इसमें नहीं, इसमें जो p ऑफ x की जगह है, ठीक है, तो जैसे ही मान रखोगे इस -1/2 को, आपका हल 0 आएगा। फिर यहाँ पर आपको इसका गुणनखंड चाहिए। गुणनखंड ये x के बराबर में है, ठीक है ना, ये सारे x के काल्पनिक मान है, इन्हीं में से हमने 1/2 प्लस का रखा, माइनस का 1/2 रखेंगे, फिर भी एक ही चीज आएगी जो 0 के बराबर नहीं होगी, आपको -1/3 पर जाके मिलेगा। यानी आपको सारे हल करने पड़ेंगे, उसमें से आपको -1/3 का मान 0 मिलेगा। ये पहला शून्य मिलेगा। जब घात देख लो आप, यहाँ घात 2 लगी हुई है, तो इसका मतलब शून्य कितना आएंगे, शून्य 2 आएंगे। अब ये जितने दे रखे हैं इनको गिन लेते हैं एक बार, यानी 1 2 3 4 5 है, लेकिन 5 ऊपर प्लस के और 5 नीचे माइनस के, यानी 10 मान है, 10 मान रखने हैं। तो अब जैसे इसमें यहाँ रखा था आपको 0 मिला, और दूसरा भी आपने यहाँ पे माइनस भी रखते तो यही चीज आती। तो यहाँ प्लस का 1/3 के बाद में डायरेक्ट हम -1/3 पर आते हैं, तो हमें शून्य 0 मिलता है। इसको गुणनखंड रूप में कैसे लिखा, -1/3 लिखा है ये, तो -1/3 है तो x का ही मान ना, तो x के मान के सामने ये -1/3 आपने मान लिया था, राइट। तो आप क्या करोगे, इसका पक्षांतरण कराओगे, x बराबर -1/3, इसका पक्षांतरण कराओगे तो क्या होगा, ये माइनस का प्लस में बदल जाएगा, यानी कुछ ऐसा ही मिलेगा ना आपको, x प्लस 1/3 और बराबर में क्या रह जाएगा, 0, जो कि ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा पहला गुणनखंड है। अब आगे बात करते हैं कि इसी तरीके से आपको और कितना हल करना है। तो जहां तक आपको शून्य मिलते हैं, कितने शून्य, ये घात 2 लग रही है, देखो ये घात 2 है, इस घात 2 के अनुसार देखें तो आपको 2 शून्य मिलने चाहिए, यानी एक तो पहला ये हो चुका है, दूसरा इन्हीं में अगर आप मान रखोगे तो 5/2 को रखते ही आपके शून्य का आएगा, ये लिखा है देखो। इसी प्रकार जांच करके आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि x प्लस 5/2, ठीक है, ये आपका दूसरा गुणनखंड है। तो p ऑफ x का एक गुणनखंड, ये भी एक गुणनखंड का रूप है, क्योंकि इस अगर मैं जब 5/2 रखूंगा, कौन सा वाला 5/2, देखो 5/2 है, एक तो प्लस वाला है एक माइनस वाला। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जरूर ये -1/3 की तरह ही -5/2 होगा, जो पक्षांतरण से प्लस में आया है, ठीक है। तो इन दोनों को जो जोड़ा मिला है उसको मुझे कहाँ रखना है, ये आप देखो p ऑफ x के 2 गुणनखंड मिले थे मुझे। p ऑफ x के 2 गुणनखंड कौन से, एक तो x प्लस 1/3 और दूसरा x प्लस 5/2। इन दोनों को हमने क्या किया, p ऑफ x की जगह लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहले तो मिला x प्लस a, तो x प्लस a कौन है, ये है x प्लस a, और x प्लस b कौन सा है, ये आपके x प्लस 5/2। 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसमें हमने क्या किया था, 6 को कॉमन लिया था। और ये रिपीट कर देता हूं कि यहां पर आपने ये चीज देखी थी, ठीक है ना, तो इनकी जगह x माइनस a की जगह और x माइनस b की जगह आपको a और b का वो काल्पनिक मान मिल गया जो 5/6 के गुणनखंड से मिलने वाले थे। इनके गुणनखंडों में हमने सारों के मान रखे, किस में रखे, तो p ऑफ x की जगह रखे, जैसे कि ये रखा हुआ है, और इन a और b की जगह हमें मिल गया ये 1/3 और ये 5/2, इन दोनों को रख दिया, ठीक है। और इन दोनों को अब रखने के बाद में 6 तो बार ही था, आपके पहली बार था ये, ठीक है ना, जो कि इस बहुपद के बराबर था जो आपको सवाल में दिया है, ये वापस लिखा हुआ है, और इस 6 को 6 से ही लिखा है, लेकिन यहाँ a की जगह क्या लिखा हुआ है, देखो 1/3 आ रहा है। अब आप कहोगे माइनस का इश्यू है, माइनस का इश्यू कुछ भी नहीं है इसमें, जो आपको जैसा शून्य मिले, जिस रूप में मिले उसी तरीके से लिखना है। अब जैसे आपको ये रूप मिला था, ठीक है, और ये रूप मिला,
आप चाहे तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको हल करने की। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसमें भिन्न रूप लिखे हुए हैं, तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम 3 आएगा। 3 को जब x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 3x और प्लस 1 बट्टे नीचे क्या आएगा 3। सेम एज इसमें भी ऐसे किया है, 2 को x से गुणा करवा दिया, x से गुणा करवाया तो 2x प्लस 5 और ये नीचे बट्टे में 2। अब 2 देखो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यहाँ गुणा है और 2 को और 5 को आपस में गुणा करवा दिया। गुणा करवाया तो इससे आ जाएगा 6 और इन दोनों से अगर 6 आता है तो वो 6 इस वाले 6 से कैंसिल होगा, यानी इन बट्टे में 6 लिखा जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हटा दें यहाँ से, क्योंकि 2 को 3 से गुणा करवाने से 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपको ये गुणनखंड मिल गए। क्या लिखा हुआ यही बच रहा था ना, 3x प्लस 1 और ये 2x प्लस 5, इन दोनों को लिख दिया। तो इस तरीके से हमने 2 विधियां पढ़ ली। इस उदाहरण के लिए और विभक्त करने की जो विधि का प्रयोग अधिक प्रभावशाली है, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो आपको इजी लगे वो, क्योंकि ये तो आपको गुणनखंड प्रमेय से समझाना आवश्यक था। और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। थैंक यू।